भाभी एक गैर मर्द को अपने कमरे में बुलाती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और कहती है, अंदर आओ, तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। वह आदमी हल्की मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल होता है। ममता बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी अचानक अंधेरे से एक परछाई उभरती है। हाथ में तेज धार वाला चाकू चमकता है और अगले ही पल एक गहरी चीख गूंजती है। गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी। सबसे पहले कहानी के कैरेक्टर को समझ लीजिए। सबसे पहला नाम आता है रवि ठाकुर का, जो एक बिजनेसमैन है। उसके कई होटल हैं, खासकर इंदौर और उसके आसपास के इलाकों में। उसका एक बस भी है, जो इंदौर से मथुरा वृंदावन तक लोगों को लेकर जाती है। रवि ठाकुर की एक मुंह बोली बहन भी है, जिसका नाम सरिता है। रवि ठाकुर शादीशुदा है और सरिता भी शादीशुदा है। अब बारी आती है नितिन और ममता की। नितिन मार्केटिंग का काम करता है और प्राइवेट बिजनेस में लगा हुआ है। ममता नितिन की पत्नी है। रवि ठाकुर ने एक सोशल ग्रुप बनाया, जिसका नाम राधे राधे था। इसमें कई लोग जुड़े हुए थे। इसका दावा था कि महज 2 लाख रुपए बहुत ही कम रकम होती है और इसके लिए लोग राजी भी हो गए। उसकी बस में ट्रैवल करने वाले लोग ज्यादातर महिलाएं होती थी। रवि ठाकुर उन्हीं महिलाओं को टारगेट करता था, जो आर्थिक रूप से कमजोर थीं या जो अपने पति से परेशान थी। वह उन्हें अपने झांसे में फंसाकर उनके साथ संबंध बनाता था। इसी सिलसिले में नितिन अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। एक दिन ममता को सोशल ग्रुप में पता चला कि मात्र 2 लाख रुपए में मथुरा वृंदावन की यात्रा हो सकती है। उसे यह अच्छा लगा कि डेली रूटीन लाइफ से कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। उसने इस ग्रुप के जरिए रवि ठाकुर से संपर्क किया और मथुरा वृंदावन घूमने चली गई। यात्रा के दौरान रवि ठाकुर और ममता के बीच बहुत ज्यादा बातचीत हुई। रवि ठाकुर उसे बहुत अटेंशन दे रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, जिससे ममता के मन में उसके लिए आकर्षण बढ़ने लगा। जब वे वापस इंदौर लौटे, तो दोनों के नंबर एक्सचेंज हो चुके थे। पहले चैटिंग होती रही, फिर फोन पर बातचीत होने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध बन गए। ममता को लगने लगा कि रवि ठाकुर उससे प्यार करता है। हालांकि रवि ठाकुर शादीशुदा था और ममता भी, लेकिन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती रहीं। जब भी नितिन घर आता, उसे लगता कि उसकी पत्नी का रवैया बदल गया है। वह पहले जैसी बातचीत नहीं कर रही थी, उसे अटेंशन नहीं दे रही थी और रुखी रुखी रहने लगी थी। उसे शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नितिन ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसकी गैरमौजूदगी में कोई घर आता जाता है या नहीं, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि क्यों न बीवी का फोन चेक किया जाए। ममता कॉल लॉग तो डिलीट कर देती थी, लेकिन चैट डिलीट करना भूल गई थी। जब नितिन ने उन चैट्स को पढ़ा, तो उसके होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी बीवी किसी और के साथ, जो कि एक बिजनेसमैन है, उसके साथ संबंध बना चुकी है, उसके साथ प्यार भरी बातें कर रही है और शायद इसलिए वह मुझसे पहले जैसी बर्ताव नहीं कर रही है। नितिन ने ममता को बहुत डांटा। उसने गुस्से में कहा, तुम शादीशुदा हो, वो भी शादीशुदा है। तुम लोग कितना गलत कर रहे हो, तुम्हें इसका अंदाजा भी है। लेकिन नितिन के समझाने के बावजूद ममता नहीं मानी। फिर गुस्से में आकर नितिन ने उसका फोन ले लिया और उसे सख्त हिदायत दी, तुम किसी और मर्द से बिल्कुल भी बात नहीं करोगी और रवि ठाकुर से तो कतई नहीं। घर में झगड़ा चल रहा था और उधर रवि ठाकुर बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ममता आजकल बातचीत क्यों नहीं कर रही थी, ना ऑनलाइन आ रही थी और ना ही फोन उठा रही थी। उसे लगा कि कहीं उसका प्यार बदल तो नहीं गया, या ममता को कोई और पसंद आ गया। उसने बार बार ममता से संपर्क करने की कोशिश की।
इसी बीच उसे पता चला कि ममता का फोन उसके पति ने छीन लिया है, इसलिए वह ऑनलाइन नहीं आ रही। अब रवि ठाकुर किसी भी हालत में ममता से बात करना चाहता था। उसने अपनी मुंहबोली बहन सरिता को बीच में डाला। सरिता की एक बेटी भी थी। रवि ठाकुर ने सरिता से कहा कि वह ममता को। अब जैसे ही ममता के हाथ वह फोन लगा, गुपचुप तरीके से उनकी बातचीत फिर से शुरू हो गई। अब चैट तो नहीं हो सकती थी, लेकिन कॉल पर बातें होने लगी। कुछ दिन बाद रवि ठाकुर ने ममता से कहा, चलो होटल में मिलते हैं। ममता तैयार हो गई और होटल पहुंची। वहां रवि ठाकुर ने उससे कहा, देखो, हमारे बीच में जो संबंध है उसे और ज्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं। तुम मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी संबंध बनाओ। यह सुनकर ममता कांप गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस रवि ठाकुर से प्यार करने लगी थी, वह ऐसा इंसान निकलेगा। अब उसे समझ आया कि रवि ठाकुर सही इंसान नहीं है। उसे अपने पति नितिन की वह बात याद आई, तुम उस आदमी से बात मत करना। ममता किसी तरह होटल से निकल आई, लेकिन इसके बाद उसका फोन लगातार बजता रहा। कीपैड वाले फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे, अगर तुमने मेरे दोस्तों के साथ संबंध नहीं बनाए तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। जो हम दोनों होटल में थे, ब्लैकमेलिंग का यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। ममता को अब लगने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह घबरा गई और आखिरकार अपने पति को सारी सच्चाई बताने का फैसला किया। लेकिन वह डर रही थी कि कैसे बताएं। आखिरकार हिम्मत जुटाकर ममता ने नितिन को सब कुछ बता दिया। रवि ठाकुर अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। नितिन ने ममता को समझा और कहा, ठीक है, तुमसे गलती हुई, मैं समझ सकता हूं। लेकिन अब जो गलती हमने की, उसका कोई फायदा नहीं। अब हमें उस इंसान को ही रास्ते से हटाना होगा। ममता ने कहा, इसमें सिर्फ रवि ठाकुर ही नहीं, सरिता भी शामिल है। अब पति पत्नी ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों न दोनों को ही रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन कैसे? दोनों अच्छे परिवार से थे, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था। इसलिए उन्होंने वही किया जो उन्होंने टीवी पर देखा था, क्राइम सीरियल देखना शुरू कर दिया। सीरियल्स देखने के बाद उन्होंने पहले सरिता को फोन किया। ममता ने सरिता से कहा, मेरे पति अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं, रवि को बता दो कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ। सरिता ने यह खबर रवि तक पहुंचा दी। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, ममता आंटी घर आने वाली हैं, तुम अपने दोस्तों के पास चली जाओ। सरिता की बेटी घर से चली गई और अपने मौसी के घर चली गई। अब खेल शुरू हो चुका था। फोन करने के बाद नितिन और ममता दोनों अलग अलग ऑटो से सरिता के घर पहुंचते हैं। उस वक्त सरिता किचन में काम कर रही होती है। ममता अंदर आते ही सीधे बेडरूम की ओर चली जाती है और नितिन बेडरूम के दरवाजे के पीछे जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद सरिता चाय बनाकर कमरे में आती है और कहती है, रवि ठाकुर जल्दी आने वाला है। तभी ममता डरने का नाटक करते हुए कहती है, मेरे पति भी इधर ही हैं, हो सकता है वो मुझे ढूंढ लें और मेरी पिटाई करें। वह घबराने का नाटक करने लगती है। सरिता उसे समझाने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। इसी बीच नितिन, जो पहले ही बाहर से एक सब्जी वाले से तलवार जैसी दिखने वाली चाकू जैसी चीज खरीद चुका था, पीछे से आता है और सरिता का गला रेत देता है। जैसे ही सरिता गिरती है, ममता उस पर एक के बाद एक कई चाकू के वार करके उसे मार डालती है। अब अगला नंबर रवि ठाकुर का था। रवि ठाकुर किसी भी वक्त घर पहुंच सकता था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी कमरे में पड़े खून की सफाई कर देते हैं और लाश को छुपा देते हैं। कुछ ही मिनटों में रवि ठाकुर वहां आ जाता है। वह ताकतवर था, उसे काबू में कैसे किया जाए। ममता उसे बहलाने और फुसलाने लगती है। वह उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और कहती है,
आज घर में कोई नहीं है हमारे अलावा। रवि ठाकुर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ममता उसे इशारों में कमरे तक ले जाती है और बिस्तर पर बैठती है। तभी दरवाजे के पीछे छुपा नितिन अचानक बाहर आता है और चाकू से रवि ठाकुर का गला रेत देता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर रवि पर ताबड़तोड़ वार करते हैं, जब तक कि वह दम नहीं तोड़ देता। अब सवाल था कि इस कत्ल के बाद खुद को कैसे बचाया जाए। ममता ने चालाकी से सरिता के फोन से उसकी बेटी को एक मैसेज भेजा, मुझे मार रहे हैं। जैसे ही बेटी ने यह मैसेज पढ़ा, उसने तुरंत पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन जब बेटी ने बताया कि उसकी मां ने उसे पहले ही कह दिया था कि ममता आंटी घर आने वाली है, तुम किसी और के घर चली जाओ, तो पुलिस को पहला शक ममता पर हुआ। जब ममता को बुलाकर पूछताछ की गई, तो वह इधर-उधर की बातें करने लगी। उसने कहा, हाँ, मैं घर गई थी, लेकिन उस वक्त वहां कोई नहीं था। लेकिन पुलिस को सबसे अहम सुराग तब मिला जब उन्होंने उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जब सरिता की बेटी को मैसेज किया गया था। फुटेज में दिखा कि ममता 6-7 घंटे से पुलिस को गुमराह कर रही थी, जबकि वह उसी घर के पास जाते हुए देखी गई थी। अब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो आखिरकार नितिन और ममता टूट गए और पूरी सच्चाई उगल दी। ममता ने कबूल किया, रवि ठाकुर मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। उसका कई औरतों के साथ संबंध था और वह मुझसे भी जबरदस्ती कर रहा था कि मैं उसके दोस्तों के साथ संबंध बनाऊं। इसलिए मैंने अपने पति के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। हमने क्राइम सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्री देखकर सीखा कि कैसे पुलिस को चकमा दिया जा सकता है, लेकिन उनकी एक गलती ने उन्हें पकड़वा दिया। वह गलती थी सरिता की बेटी को भेजा गया मैसेज। ममता और नितिन को लगा था कि यह मैसेज भेजने से लगेगा कि कोई और हत्या कर रहा है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सरिता पहले ही अपनी बेटी को बता चुकी थी कि ममता आंटी घर आने वाली है। जब यह सच्चाई सामने आई, तो पूरे इंदौर में खौफ और दहशत का माहौल बन गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक महिला इतनी बेरहमी से कैसे कत्ल कर सकती है। फिलहाल ममता और नितिन पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस कत्ल में कोई और भी शामिल था, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग और साजिश रची गई, वह कोई आम इंसान नहीं कर सकता। यह कत्ल किसी पेशेवर अपराधी की तरह अंजाम दिया गया था। यह कहानी सिर्फ स्टोरी नहीं, बल्कि एक सीख भी है। गलत रास्ते पर चलने से सिर्फ बर्बादी मिलती है। प्यार, विश्वास और रिश्तों की अहमियत समझें। किसी भी गलत कदम से पहले एक बार सोचें। कोई भी जुर्म परफेक्ट नहीं होता, कानून के हाथ लंबे होते हैं और सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल सिनिस्टर सीक्रेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें